जय हिंद। असिस्टेंट डीजी, हैंडलूम विभाग, परीक्षा 2023। आज इस विषय की सबसे पहली क्लास ये होने वाली है। सबसे बेसिक क्लास है, इसमें अपन इसकी मूलभूत चीजों पर चर्चा करेंगे, सिलेबस वगैरह पर चर्चा करेंगे, प्लस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या कैसी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्या स्वरूप हो, किन स्टेप्स को आप फॉलो करें, किन किन बातों को अपन को ध्यान रखना है, प्लस इससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं, शुरुआत के जो टॉपिक, उनको अपन पढ़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में ही शुरू करने वाले हैं। मैं किस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ इस पूरे के पूरे बैच को, और उसकी विषय वस्तु कैसी क्या रहेगी, उसका एक हल्का सा इंट्रो आपको यहाँ पर इस वाली लेक्चर के माध्यम से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सिलेबस को लेकर के बात करेंगे। जो आपको सिलेबस दिया गया है सहायक संचालक ग्रामोद्योग हथकरघा को लेकर, परीक्षा का पैटर्न आप जानते हैं। दो सेक्शन में आपको पेपर आना है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी करके आने वाला है। पार्ट ए में एमपीजीएस वाला सेक्शन है, उसमें इंडियन जीएस वाला सेक्शन नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। एमपीजीएस वाला है, जबकि पार्ट बी में स्पेशली जो सेक्शन होने वाला है वो किस चीज का, वो हैंडलूम को लेकर के होने वाला है। हैंडलूम वाले सेक्शन पर ही हम बात यहाँ पर स्पेशली करने वाले हैं, पार्ट बी पर करने वाले हैं यहाँ पर बात। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है पार्ट ए का सिलेबस, इससे बहुत हद तक आप परिचित होंगे, कहाँ पर कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। 5 यूनिट है, मध्य प्रदेश प्लस कॉमा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान करके दिया है। एमपीपीएससी का पुराना वाला जो सिलेबस हुआ करता था, ये वो चीज दी गई है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य करके आपको वहां पर दिया है। ठीक, उसके अंतर्गत ये टॉपिक है। इसको फटाफट देख लेते हैं, डिटेल में चर्चा हम पार्ट बी को लेकर के करने वाले हो, फिर उसके बाद में टॉपिक हमको देखना है कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाले हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है आपको, वन पर्वत नदियां, जलवायु, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन करके दिया है, ऊर्जा संसाधन दिया, परंपरागत और गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना। इस सेक्शन से मैक्सिमम वे विद्यार्थी परिचित होंगे या उनको लगता है कि वो परिचित हैं जिन्होंने पहले पीएससी वगैरह की तैयारी की है, परंतु इसको आपको तैयार करना चाहिए मेरी अप्रोच पर। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कहा जाए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। इस पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, परंपरागत वाली यदि ऊर्जा संसाधन की बात करें तो बार बार कोयले पर आएगा क्वेश्चन, कि आपको मालूम होना चाहिए आपने कितना ही पढ़ा हो। दो प्रकार के क्वेश्चन आने वाले, कोयले पर, मैग्नीज वगैरह पर। कोयले में पहली बात तो स्टोरेज की क्षमता के आधार पर या कुल स्टोरेज के आधार पर मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी, बोले सर जी 5वीं होती है। जबकि उत्पादन के आधार पर आपसे अलग पूछा जाता है कि बोले साहब ये बताइए, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 या 22-23 के हिसाब से मध्य प्रदेश की क्या कैसी रैंकिंग है, इन बारे में पूछते हैं, या फिर बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोयले के बारे में बताइए, कितने टाइप के होते हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ पर मिलता है, कौन सी वाली बेल्ट है, दो बेल्ट पाए जाते हैं उनमें से ये वाला बेल्ट कहाँ आता है, कोई माइंस वगैरह के नाम दे दिया जाएगा, एरिया का नाम दे दिया जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कोयले पर। वहीं दूसरी ओर हम बात करें यदि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में यदि हम बात करें, तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की है, परंतु आपको पढ़ना क्या चाहिए, या तो सोलर पे आएगा, या तो वो विंड एनर्जी पर क्वेश्चन आने वाला बहुत अधिक संभावना इस बात की होती है। सोलर एंड विंड को लेकर के एक नया सिनेरियो आया है, जियो थर्मल एनर्जी को लेकर के। तो ये तीसरा टॉपिक भी आजकल पूछे जाने लगा है, आपको इसको तैयार करना चाहिए। इनमें भी 3 सेक्शन कम से कम आपके तैयार होने चाहिए, कोई सा भी टॉपिक हो। पहला, वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में बोले साहब जियो थर्मल का पहला सोलर पहला प्लांट कहाँ पर था। दूसरा आएगा इंडिया का फर्स्ट, हो सकता है पूछ ले। तीसरा होने वाला है आपका मध्य प्रदेश का फर्स्ट या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, ऐसा करके क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी बेसिक डेटा है वो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। एक एग्जांपल आपको दिया, सोलर एनर्जी वाला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे हमारे पास तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ऊर्जा वाला पूरा का पूरा डिटेल में होगा। यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं। बताने का आशय है कि देखिए, पढ़ने के लिए आपके पास में बहुत कुछ है, ठीक, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर मात्र 20% सेक्शन से, इस बात को समझिए। जिस प्रकार से ये जानना जरूरी होता है कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, उसी तरह आपको ये भी पहले मालूम होना चाहिए कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या उतना गंभीरता से या ज्यादा टाइम देके पढ़ना जरूरी नहीं है। वो सेक्शन 80% होता है, जबकि क्या क्या पढ़ना वो सेक्शन सिलेबस का 20% होता है। इन दो भागों में कभी भी आपको डिवाइड करके उसको देखना चाहिए। 80% उथले तौर पर आप उसको देख लें, 20% ये जो सेक्शन है उसको बहुत डेप्थ में जाके तैयार करें। ये सावधानी आप बरतिएगा, पूरे के पूरे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो। वे विद्यार्थी जो पूर्व तैयारी कर चुके हैं, इतने में इशारों में मेरी बात समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो प्रयास करिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को एनालाइज करिएगा, पैटर्न को एनालाइज करिएगा, खासकर 2020 के बाद वाले पैटर्न को। आप इन चीज़ों को आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे
और समझ पाओगे कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, वो क्या पूछते हैं, क्या पूछते आए हैं, अनुमान कुछ तो लगा पाओगे, कुछ तो प्रोडिक्शन कर पाओगे कि भविष्य में क्या पूछेंगे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होगी अपने आप में, ठीक? प्लस इसका डेटा कहाँ-कहाँ से स्टडी करना चाहिए, केवल बोले बाज़ार में किताब उपलब्ध है, काम नहीं आएगा। बाज़ार में जो किताब आपको आसानी से उपलब्ध है, उसमें 10 टाइप की चीज़ें दी होंगी, 10 की 10 नहीं आने वाली हैं, 11वें नंबर की वो चीज़ आएगी जो सिर्फ़ उसमें नहीं दी होगी। ऐसा पैटर्न हो गया है 2020 के पश्चात से, बात को ध्यान रखना, ठीक है? बाद में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसको उठा के ऐड कर देते हैं और उस टाइप से लगता है कि हाँ, ये शायद वहीं पे था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्रोच को समझिए सबसे पहले ज़रूरी है, यदि आप वाक़ई में जेन्युइन कैंडिडेट हैं, रियल कैंडिडेट हो और एग्ज़ाम को लेकर वाक़ई सीरियस हैं, तो जितनी भी बातें कर रहा हूँ मैं तो कहूँगा एक-एक शब्द बहुत गौर से सुनना, समझना, स्ट्रैटेजी बनाना, पालन करना, मेहनत करना, फ़ायदे में रहोगे। आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस में आपको ये सेक्शन दिया हुआ है यूनिट नंबर 2 में। कहीं पर दिया मध्यप्रदेशी राजनीति एवं अर्थशास्त्र, इसी प्रकार से दिया है। जो बात मैंने अभी उस वाले सेक्शन के लिए कही यूनिट 2 के लिए, वही इस पर भी लागू होगी, ठीक? शब्दावली चेंज हो जाएगी, सेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट अफेयर्स, कम से कम 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, कम से कम। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2023 में जो भी करंट अफेयर पूछा गया वो कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना था। इतने में आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको क्या तैयार करना है। लिखा हुआ है आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के संदर्भ की करंट अफेयर्स की घटनाएं, तीनों सेक्शन पूछे गए। पुराना जो पैटर्न था 2020 के पहले जिस प्रकार से करंट अफेयर्स पूछा जाता था, अब वो नहीं पूछा जा रहा है। नए पैटर्न पर पूछा जा रहा है, उसको फाइंड आउट करना, समझना बहुत ज़रूरी है। उसको थोड़ा-सा सर्च करिएगा। रेगुलर क्लास में जो विद्यार्थी रहेंगे, हम बताएँगे उसमें क्या-क्या सा ध्यान रखना है, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। एक वीडियो में इन शॉर्ट वो संभव नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। 5 यूनिट 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने हैं। यूनिट वाइज़ 10-10 क्वेश्चन होने चाहिए। यहाँ पर आपको 5 में डिवाइड किया गया, इसका मतलब यह होने वाला है कि हर इस सेक्शन से, यानी ये यूनिट का नंबरिंग है 5, जबकि ये टॉपिक का नंबरिंग है, यानी इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन होने वाला है कंप्यूटर को लेकर, एक होने वाला है आपका संचार या सूचना इत्यादि वगैरह को लेकर के होने वाला है। एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर रोबोटिक्स से, एक क्वेश्चन होने वाला है या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने ही वाला, आना ही है। और वो बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा भैया कौन जनक थे, ऐसा नहीं आ रहा, अब नए पैटर्न पर आ रहा है। आज ही का करंट अफेयर्स का आप पढ़ेंगे, चैट जीपीटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, आज आया हुआ है। दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, गूगल में जाकर के पढ़िएगा, दैनिक भास्कर में एक सेक्शन आता है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ वो आई हुई है। बोले साहब हिंदी में काम करने वाला पहला कौन सा एआई, पूछ देगा उठा करके, तो मैच कर लीजिएगा उस चीज़ को, तो इनको आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दिया, डिटेल टॉपिक पर बात करेंगे। ई गवर्नेंस पर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, कथन कारण वाले अगर हो गए तभी टफ होते हैं। इंटरनेट सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे, ठीक, बट इसका बेसिक्स पूछा जा रहा है। ई कॉमर्स वाला सेक्शन बेसिक ही पूछा जा रहा है, एक बहुत ही मूलभूत समझ विकसित कर ली तो डेफिनेटली बना ली, ठीक। ये था पार्ट ए वाला। पार्ट बी पर आ जाइए। अच्छा, पार्ट ए को कंक्लूड करने के पहले इस बात को समझ लीजिए, दो बातें। पोस्टों की संख्या, पहली बात तो है कम बहुत ही कम पोस्ट के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। जो पोस्ट हैं वो क्या है, आपको कम दी गई हैं, इस बात को आप समझिए। नो डाउट फॉर्म कम लोगों ने भरे हैं और कुछ संभावना है कि फॉर्म बहुत लोगों के रिजेक्ट भी हो जाएं, यह भी संभावना है। उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के संशय बना हुआ है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बोले सर ऑनलाइन भरने के बाद में हम ऑफलाइन जो कॉपी उसकी भेजी थी भेजना भूल गए, तो क्या परीक्षा देने मिलेगी, नहीं मिलेगी? मेरे ख्याल से ये चीज़ अब विवेक पर निर्भर करता है, विवेकाधीन शक्ति आयोग की इस मामले में क्या निर्णय लिया जाए। मेरे ख्याल से शायद देने मिलना चाहिए, मे बी पॉसिबल ना भी मिले, बट मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जब सारी चीज़ें की गई हैं, एक गलती हो गई और मैक्सिमम एग्जामों में नहीं मंगाते हैं आप अलग से उसकी हार्ड कॉपी, तो बच्चा कर बैठा। मानवीय प्रवृत्ति होती है, भूल हो जाती है, अच्छों से हो जाती है, ठीक, ध्यान ना जा पाने के कारण हो जाती है। एक बिंदु ये है। एक और बिंदु बोले सर ये टेक्निकल सब्जेक्ट वाला, तो उसके कारण भी कहीं न कहीं पहलू है। मेरे ख्याल से गौर से देखा जाए, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो विशालकाय गलती है। लेकिन यदि इसको एक सिंप्लीफिकेशन वे में देखा जाए, समाधान के तौर पर देखा जाए, तो तब ठीक है, चलो चला लेंगे। करेक्शन करने योग्य है वो गलती, ठीक है?
बाद में डेट वगैरह मिल जाए या और भी कोई चीज़ें हो तो ऐसा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से देने मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ले कर के विद्यार्थी अपनी गलती को मानते हुए कोर्ट पहुँच जाएगा। वो कहेगा सर हमसे ये गलती हुई है, लेकिन बाकी प्रक्रिया का हमने पालन किया है और जिस तरह का उदारवाद या चलन हमको देखने को मिला है, तो अवसर नहीं छीना जाना चाहिए विद्यार्थी से। कोर्ट भी इस बात को मानता है, नहीं छीनो, कम से कम अवसर तो दो, अलाउ कर दिया जाता है। तो अंततः होता यही है कि अलाउ कर दिया तो बोले अब शामिल करो आदेश के पश्चात में। आयोग भी इस बात को प्रायः देखते हैं, समझते हैं, बोले ठीक है चला लो। सारी बातों का सार है कि कुछ संशय हैं, रिजेक्ट भी हो सकते हैं और देने भी मिल सकता है, दोनों ही पहलू वहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। और भी ऐसे कुछ पॉइंट है उन पर चर्चा भी जानकर नहीं करते हैं। पहली बात तो पोस्टों की संख्या कम है, कंपटीशन भी कम है, सबसे पहले जान लो, ये बहुत अच्छी बात है। फॉर्म्स कम आए हुए हैं, ज्यादा फॉर्म इसमें नहीं आए हुए हैं, अच्छा अवसर है। ठीक, और वैसे भी जो रेशियो चल रहा है जिस प्रकार से अपन देखते हैं, तो स्वरूप ही यही रहा कि आप लगातार वैकेंसी की संख्या, उसकी इंटेंसिटी, कंटिन्यूटी कम होती चली जा रही है, जबकि गैप उसमें बढ़ता चला जा रहा है। फाइट करना पड़ रहा है आपको, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एक एक चीज के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये प्रवृत्ति है, ये वाला एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, नया सिनेरियो आ चुका है, तो आपको यहाँ पर काफी प्रयास करना पड़ेगा। और ये है कि कंपैरेटिवली वनडे एग्जाम होने के कारण बाकी के अपेक्षाकृत रूप से ये आसान पड़ने वाला है। आशा ये है कि अगर सीरियस नहीं हो इसको लेकर के तो हो जाए, ऐसा मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होंगे आपके पास में आने वाले हैं या दे रहे हैं। बोले साहब जी 3 स्टेजेस हैं, बोले प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। ठीक, बहुत सारी बात, दैट इज वन डे। ये कभी भी अच्छी चीज होती है अपने आप में। एक ऊपर से अधिकारी वाला पद नाम ही लगा हुआ है, अधिकारी, असिस्टेंट, एडीजी, बताइए, तो समझने वाली बात है। ठीक, चलो खंड बा पर बात कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी अपन को, इस पर प्रयास करना पड़ेगा, अच्छा प्रयास करेंगे डेफिनेटली। ईश्वर के हाथ में है, आपकी मेहनत में है, कैसा क्या हो, पर अपना बेस्ट देंगे, कर्म करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका जो सिलेबस दिया उसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है आपको। ठीक, दोनों को ही देखने की जरूरत है। अच्छा, पार्ट ए को लेकर एक बात और क्लियर कर दूं, ये आपका हायर लेवल का एग्जाम है, पहली बात। पार्ट ए को लेकर बहुत सारे वे विद्यार्थी जो सोच रहे हैं हाँ हम बना लेंगे, तो ये कितने बना लो, एडवांस में आप जान लो 50 में से अगर टफ टाइप का पेपर आया, लगभग मीडियम एंड टफ के बीच का आया और आ रहा है, जिसको आपको लगेगा कि हाँ ये मीडियम में रखें इसको श्रेणी में, इसको टफ में रखें, वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, यानी इसका मतलब वो दोनों के बीच का है। ठीक है, जो उस टाइप का पेपर आ रहा था, बोले सर ये 50 में से सही कितने जा रहे हैं, बोले सर 27, 28, 29 के आसपास में जा रहे हैं। और जा रहे हैं वाले बहुत सारी आबादी हो जाती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अब मेरे ख्याल से अगर इसी टाइप का पेपर का पैटर्न रहा, पार्ट ए में कम से कम आपके 35 प्लस होने चाहिए। तो यदि आपने पीएससी का कुछ भी तैयार किया है, जो जैसे चीजें रही हैं उसको डेप्थ में तैयार करना पड़ेगा। और आपका स्कोर पार्ट ए को लेकर के कितना होना चाहिए, 35 प्लस होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना जब टफ पेपर आ रहा है। अगर आसान आ रहा है पेपर तो फिर तो साहब 45 भी हो सकता है, 45 प्लस। और बहुत माइनर रह जाता है कंपटीशन, इस बात को आप समझिए। जैसे कि एआर वाले में हुआ, बोले सर जी नंबर कितने हैं, बोले सर जी हमारे तो 288 नंबर हैं। बोले उस बंदे के, बोले उसके तो 285 है सर जी, 280 है। और तो इंटरव्यू में आगे पीछे हो गई चीजें, कम वाले के ज्यादा हो गए, ज्यादा के कम हो गए। तो ऐसे सिनेरियो से बचने का प्रयास करना, क्योंकि फिर उसके बाद में हाथ में कुछ नहीं रह जाता। इस बात को समझदार को इशारा करिए। ठीक, तो आपका स्कोर हायर होना चाहिए, सीधी बात है, ये आपके हाथ में है। इसको बना लो बहुत अच्छे से, तो सिलेबस को समझो, इस बात को पार्ट ए वाले सेक्शन को भी तवज्जो दीजिए, तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। थोड़ी सा भी डाउट है, नहीं भी है, कहीं से भी लगता है कि हाँ सुधार की गुंजाइश है, एक्सपीरियंस्ड बंदे के संपर्क में रहिए। सीधी बात तो सारी है, क्योंकि जो उस फील्ड का एक्सपीरियंस बंदा होगा वो आपसे तो थोड़ी बहुत ज्यादा ही जानता होगा, तो जितना आप जानते हो उसमें अपडेशन ही करवाएगा, आपके नंबर बढ़वाएगा ही बढ़वाएगा।
तो ये होना ही चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, कितनी पढ़ने में माहिर हो, पढ़ना कुछ ऐसा है, कम से कम पढ़ना है, क्वालिटेटिव ही पढ़ना है, ताकि आप उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सके और अपने स्कोर को बढ़ा सके। आपकी स्टडी का पार्ट होना चाहिए। ऐसा मत कर लेना बोले पार्ट ए में इतना फैला लिया, और मैक्सिमम फैला लेते हैं, बोले सर 10 किताबें 15 किताबें केवल पार्ट ए के लिए अपन ने, बोले 2 किताबें एप्लीकेशन की, दो उसकी, दो उसकी। नहीं होना चाहिए। एक जगह आपके पास ना होना चाहिए कंटेंट, रामबाण बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो भी अपडेशन करना तो उसी में करना, जैसा कि नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी, ग्राम उद्योग। ठीक, सबसे पहले इनको समझना जरूरी कि क्या क्या दिया है, क्या क्या आपको बनेगा, क्या क्या आपको नहीं बनेगा। मैक्सिमम का कंटेंट इसका नहीं मिलेगा, आप एडवांस में जान लो। ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ऑफलाइन नहीं मिलेगा, अभी तक का सिनेरियो ये है। और थोड़ी बहुत अगर चाहिए, फिर भी बोले बुक्स चाहिए, तो मैं ही बता दे रहा हूँ इस पब्लिकेशन के ले लो, बट जो पैटर्न है सिलेबस उस लेवल पे नहीं मिलेगा। बोले एक आध बोले वस्त्र वाला अपन को यहाँ मिल जाएगा, वस्त्र ही वस्त्र का मिलेगा फिर हथकरघा में, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। वो कह रहा है कि सारी चीज पूछेंगे, तो वस्त्र ही के लिए आप एक किताब ले आए, तो बाकी कब पढ़ोगे? समझिए, वो केवल एक यूनिट का एक छोटा सा सेक्शन है, आपको सारा तैयार करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों में देखता हूँ, बोले सर इसके लिए हम ये वाली किताब लिया, उसके लिए हम वो वाली लिया, उसके लिए हम वो वाली लिया, उसके लिए हम वो वाली लिया। ऐसा काम नहीं आ पाएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे आप खुद गौर करिए कि आप जब 20 किताबें इकट्ठी कर लेते हो, तो लास्ट मोमेंट पे कितने रिवीजन करके जाते हो। ठीक, तो समझिए उस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम में अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। चाहे आपको वनडे एग्जाम देना हो, मुख्य परीक्षा का देना हो, कोई सी भी चीजें हो, सब आईएएस का एग्जाम देना हो, पीएससी का देना हो। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिट नंबर 1 पर, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मेरा कार्यक्रम जान लीजिए जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ाऊंगा, यानी जो टॉपिक्स यूनिट नंबर 1 में यानी 1 पर दिए पहले वही पढ़ाए जाएंगे। जो 2 है यूनिट, तो बाद में 2 पढ़ाई जाएगी, 2 के बाद में 3 पढ़ाई जाएगी, 3 के बाद में 4 पढ़ाई जाएगी। इस असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ाएंगे। जो सिलेबस में दिया है वही ऑर्डर रहेगा, सीक्वेंस रहने वाला है, प्लस नोट्स का भी वही सीक्वेंस रहेगा। जो सिलेबस में है उसका नोट्स मिलेगा, वो टॉपिक्स दिए जाएंगे, डेप्थ में दिए जाएंगे। जो सिलेबस में नहीं है, जरूरी नहीं लगता हमको, तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, हमको तो मैक्सिमम नहीं देते। ठीक, इसके अलावा 80% सेक्शन सिलेबस में से डायरेक्टली लिंक्ड अप आता है पेपर में, 20% वो सेक्शन आता है जो सिलेबस में हिडन होता है, केवल वेल एक्सपीरियंस बंदा ही निकाल सकता है या निकाल सकती है। वो कौन से कहाँ के सेक्शन है उसका भी पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे आपको, जो क्लास का ग्रुप है आपको उसमें मिलेगा, उसको स्टडी कर लेना। ठीक, कौन सी रिपोर्ट्स होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ का विलेज वगैरह है, वो हम देंगे आपको। ठीक, तो आप सबसे पहले उनको पढ़िएगा, उसके बाद में आपको जो लगे आप फिर वो पढ़ते रहना। ऐसा मेरा सजेशन है, बाकी आगे आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, आगे बढ़े। खंड बा के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 करके दिया हुआ आपको, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग। इसमें आपको दिया विभाग का प्रशासनिक ढांचा, उद्देश्य एवं कार्यक्रम। सबसे पहले देख लो, जो सिलेबस में दिया हुआ है हमने उसको अलग टाइप से डिफाइन किया। मूल सिलेबस में आपको ये नंबरिंग नहीं मिलेगा, बोले यूनिट नंबर 1 में भी कौन सा, बोले 1.1 ये है, 1.2 ये दिया है, 1.3 ये दिया है, 1.4 1.5 1.6 1.7, ऐसा नहीं दिया होगा। ये हमने बनाया है, क्लास के ग्रुप में आएगा, आप इसको देख लेना, इसका प्रिंट निकाल लेना, सबसे पहला काम सिलेबस। तो जब भी हम आपको टॉपिक बताएंगे, बोले साहब यूनिट नंबर 1 का भी हम थर्ड दे रहे हैं, यानी 1.3 का भेजा है आपको, या दिया है ये टॉपिक का नोट्स आपको। उससे आप पकड़ पाएंगे बात को कि साहब अच्छा ये वाले सेक्शन की बात हो रही है। 1.5 के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, प्लस और ये जोड़ना पड़ेगा, यानी इसकी बात हो रही है। ठीक, 1.2 अपने आप में विशाल का है, उसका नोट दिया, तो यानी कि ये वाली बात होती है। तो ये जो पॉइंट्स या नंबरिंग जो दी गई है हमने दी है, मूल सिलेबस में नहीं है, उसमें परेशान मत होना। इसका पीडीएफ मिलेगा, प्रिंट निकाल लेना, 2 5 10 रुपए जो भी लगे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मूल सिलेबस में नंबरिंग नहीं है, ये हमने दी हुई है नंबरिंग अपनी सुविधा के लिए, बल्कि आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, विभाग का प्रशासनिक ढांचा, उद्देश्य एवं कार्यक्रम। सबसे पहली चीज आपको ये दी है, 3 सेक्शन। विभाग क्या, क्यों, कैसा, कब क्या बना, बोले साहब जी मई 1990 में बना हुआ था। ठीक,
ये कौन सा वाला है? ये मध्य प्रदेश वाला है, भारत वाला नहीं है। भारत वाला कब बना बोले सर? 1956-57 बना, 57 में बना हुआ है। 56 का अधिनियम कहलाता है। उस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान पड़ रहे हैं वो हम बताएंगे, इसमें नहीं दिया है सिलेबस में। ठीक, मध्य प्रदेश वाला कौन सा है, नहीं दिया है सिलेबस में, और उसमें क्वेश्चन आना है, वो हम बताएंगे, मत होना परेशान। इसलिए मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि अपना समय और ऊर्जा बचा लो, हम देंगे आपको, आप उससे पढ़ लेना, हम जो बेस्ट बता रहे हैं आप उससे कर लेना, समय बचा लो। वैसे ही आपके पास में कहीं मेंस भी देना है, कहीं ये भी देना है, कहीं वो भी देना है। सिलेक्टिव, क्वालिटेटिव पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए, स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, नेक्स्ट, कैसा क्या इसमें होने वाला है, प्रशासनिक ढांचा वगैरह क्या कैसा स्वरूप होने वाला है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, कुछ चीजें बताएंगे आपको, पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा देख ही लो ना कि हाँ ठीक, आगे दिया मध्य प्रदेश में परंपरागत हथकरघा हस्तशिल्प उद्योग विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐसा नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, अभी सिलेबस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली कौन सी है, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, एमएसएमई ये क्या है, ये जानना पड़ेगा। कुटीर उद्योग की अवधारणा भारत में हजारों वर्षों से रही है, जब से ज्ञात इतिहास हमको मिलता है साहब। ये किसको बोलते हैं? भारत में नेशनल मूवमेंट के दौरान में कौन कौन से वर्ड्स निकले बोले साहब? ये खादी, बोले स्वतंत्रता की पोशाक, बोले ये कथन किसका? बोले साहब ये गांधी जी का था। ठीक, गांधी जी ने खादी को कब से अपनाया? बोले साहब 1920 के दशक में या 20 की शुरुआत में कर दी। ठीक है, बोले एक जगह भाषण दे रहे थे, बोले साहब जी खादी अपनाइए, किसी ने बोल दिया तो साहब ये बहुत महंगी है। तब गांधी जी ने कहा था कि भाई महंगी तो एक काम करो, दो की बजाय में एक कपड़े पहनो और जीवन भर वो धोती पहन के घूमे फिर उसके पश्चात। तो यही वजह कहा जाता है गांधी क्यों महान है, क्यों? क्योंकि उनका संदेश क्या है? बोले उनका जीवन ही उनका संदेश है, जैसा उन्होंने जिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पॉइंट वाइज मालूम होना चाहिए, फैक्ट वाइज मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज मालूम होना चाहिए सर। ठीक है, पॉली खादी वगैरह के बारे में आपको कहा गया है। ग्रामीण उद्योग क्या है ये आपको मिलेगा, ठीक, पॉइंट करके दिया हुआ है आपको। कितनी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए तब उसके दायरे में आता है, नहीं आता है, इनसे संबंधित बैकग्राउंड पूछा गया है। कारीगर जैसे जिनको अपन बोलते हैं नॉर्मल वे में, बोले वर्कर्स, अब उस जमाने में क्या बोले साहब जी? जुलाहे बोल रहे थे। कौन सी फैमिली से बिलोंग? बोले साहब जी तंतुबाय फैमिली से बिलोंग करते थे। बोले साहब जी कैसे क्या बनाते थे? वस्त्र उद्योग भारत का बहुत ही खास रहा है। बोले साहब जी रुई को धुनते थे। बोले साहब जी क्या? धुनते थे? बोले साहब जी हाँ धुनते थे, और एक बहुत ही फेमस वर्ड हुआ करता था। बोले साहब ये बताइए नद्दाफ क्या हुआ करता था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोले नद्दाफ दिए गए चार ऑप्शन में से क्या था? सुन के दंगे रह जाओ। बोले साहब ये तो सिलेबस में नद्दाफ बुनकर जो वर्ग हुआ करता था, दुनिया जो वर्ग होता था, जुलाहा जो वर्ग हुआ करता था, ठीक है, उसकी रुई को धुनने वाला जो उपकरण था उसको कहते थे कमान। डंडी होती थी, कमान होती थी, उससे धुनकते थे। उसको बहुत ही प्रोफेशनल यूज किया जाता, प्रोफेशनल वे में, उसका एक बहुत प्रोफेशनल नाम था, दैट वाज नद्दाफ। ऐसा करके पूछा जाएगा आपको, चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, आपको मिलेंगी इसमें। बहुत कुछ कंटेंट आपको नोट्स में मिलेगा। कई बार विद्यार्थी हमसे बोलते सर आप तो वही पढ़ाएंगे ना जो नोट्स में मिलेगा। नहीं, जो नोट्स में मिलेगा हम वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, उसके अलावा जो हमको लगेगा कि साहब अब चल रही है क्लास और रिदम है, पढ़ा दो, ये भी जानना जरूरी, वो भी पढ़ाएंगे। तो जो नोट्स में दिया वो पढ़ाएंगे, प्लस क्लास में उससे ज़्यादा मिलेगा जो नोट्स में भी कई बार नहीं होता इंटरलिंक। फॉर एग्जाम्पल जैसे नद्दाफी वाली बात आ गई, पूरे में नहीं दिया हुआ कहीं पर, जितना आपको बताया। ठीक, तो ये आ गया वो सब पढ़ाने के दौरान में, क्योंकि जो यहाँ है वो सब कुछ प्रिंट कर पाना संभव नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। केवीआईसी मालूम होना चाहिए, कब क्या बना, बोले साहब जी संक्षेप में क्या कैसा बोल रहे हैं, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, उसका लोगो क्या होता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो साहब ये भारत के बारे में बात हो रही है, क्लियर बात है, देख पा रहे हो चरखा वर्खा इत्यादि वगैरह। ठीक, ध्येय वाक्य वगैरह क्या होता है देख पा रहे होंगे आप, ये आपको नोट्स मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, कब क्या बना, बोली ईयर दिया, अधिनियम वगैरह के बारे में दिया हो, प्रावधान, उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपको अलग से दिया हो उद्देश्य तथा प्रावधान। ये भारत वाले के साथ साथ में आप जब मध्य प्रदेश के जानोगे तब बना पाओगे। ठीक है, ये भारत वाला आपने देखा, योजनाएं, उसका एग्जीक्यूशन वगैरह, उससे संबंधित पॉइंट्स वगैरह दिए हैं। उसके आगे बढ़ जाओ, ये हो गया इंडिया का। अब आ जाओ मध्य प्रदेश का। तो साहब मध्य प्रदेश में ग्राम उद्योग विभाग, ठीक,
इनको पढ़ेंगे आप। बोले साहब शुरुआत कब, क्या, कैसे? बोले साहब 1990 मई का महीना। रीजन, बोले गांधी जी की अवधारणा उसको साकार करने। क्योंकि भारत कहाँ बसता है? बोले गाँव में बसता है। इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। बोले साहब ये किसका कथन है? भारत गाँव में बसता है। बोले साहब जी गांधी जी, ये मालूम होना चाहिए। आपको अलग से दिया हुआ है कैसी क्या प्रशासनिक ढांचा है, क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम है साहब। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा। बोले साहब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? बोले साहब सबसे पहले तो मंत्री होते हैं। बोले साहब कौन है? करंट से फिर भी फैक्ट वाइज अपडेट कर लोगे। विभाग कैसे क्या काम करते हैं करके दिया आपको, स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनके अंदर में सब सेक्शन, यानी ये भी आते, ये भी आते, ये भी आते, 3 इनके नीचे आते। फिर इनके पश्चात में ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये बनना चाहिए आपको। इसी चीज को अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तब 3 या 2 सबसे खास विभाग कौन से कहलाते हैं? हथकरघा एवं हस्तशिल्प कहलाता पॉइंट नंबर 1। दूसरा कहलाता रेशम संचालनालय, उसके अंतर्गत आता है। बनना चाहिए, क्या कैसे उद्देश्य हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या कैसा है, ये बनना चाहिए आपको। ठीक, उसके अंदर में जो जो विभाग आते हैं उनकी संरचना, कहाँ पर प्रबंध कारिणी सभा होती है, कहाँ पर संचालक मंडल होता है, क्या दायित्व है, कोई कर्तव्य दायित्व उद्देश्य वगैरह आपको दिए गए हैं। ठीक है, सभी के अलग अलग पूछे गए हैं। इनसे संबंधित योजनाएं पूछी गई हैं। नाम से ही पूछ लेगा, साथ ही जयंती पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, फैक्ट पूछ दिया जाएगा आपसे उनसे रिलेवेंट। ये आपको मिलने वाला है। मामला क्लियर है? पूरे के पूरा कंटेंट आपको एक स्थान पर मिल जाएगा, आप उसको बना पाएंगे। करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर अपडेशन के साथ में मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा होगा। हेडिंग जो दी ना उतने पकड़ ले। बोले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते, कब से मनाते? क्योंकि आपकी फील्ड ही हुई, सिलेबस हुई। बताने का आशय है कि साहब आपको इस स्तर पर तैयार करना पड़ेगा। कई ऐसी चीजें आएंगी, आपने कितने जीएस पढ़ा होगा, सुना नहीं होगा कुछ ने, तो बोले साहब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, अच्छा ऐसा भी कुछ है। 7 अगस्त, ठीक, कब से? 2015 से। क्यों? बोले साहब ये नेशनल मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, उनकी स्मृति में, उनके प्रति सम्मान। पूछ देंगे साहब ये 2022 की थीम क्या थी, 23 की थीम क्या थी। तो कुछ मॉडल, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। किस बात से? कि किस टाइप का पेपर आना है, किस टाइप से नोट्स मिलेगा आपको, किस तरह से तैयार करना है। सिलेबस में बहुत कुछ डिफाइन है जो आपको दिया जा रहा है। आगे भी आप देखेंगे, लंबी फाइल है। ठीक है, बहुत कुछ नहीं दिया, आप ये चीजें नहीं है, पर मुझे लगता है कि नहीं आएगा। मैं अपने इतने वर्षों के अनुभव से बता रहा हूँ आपको। हो सकता आ जाए, हो सकता बिल्कुल ना आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, पर मुझे लगता है नहीं, मैं भी एक एजम्पशन के आसपास में खेलना कई बार ज्यादा सेफ्टी होता है। बाकी तो यार दोस्त बहुत कुछ करेंगे ही करेंगे। तो वो जो पहला पॉइंट है, पहली समस्या तो बोले कंटेंट ही नहीं है, देख रहे हो। दूसरा, उसमें से भी अपडेटेड कंटेंट आपको चाहिए, करंट अफेयर्स के साथ में अपडेटेड वाला चाहिए साहब। खासकर जिनको लेकर के आपसे कहा गया है पॉइंट्स वगैरह, या टॉपिक में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में नाम दिए गए हैं, उन पर क्वेश्चन होने वाले। करंट बहुत अपडेट करके पूछा जा रहा है। वो सारी चीजें अपन यहाँ तैयार करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे, कुछ नहीं तो ले दे के साथ मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ में क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया, कहाँ पर किया हुआ है साहब, कब किया है? बोले साहब 16 जून 2023 का। कहाँ पर? बोले भोपाल में हुआ। मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग और आंध्र प्रदेश का कौन सा? बोले साहब आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी एम्पोरियम है। कि मध्य प्रदेश का कौन सा? बोले साहब जी मरगनी। ठीक, ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये मृगनयनी जी के बारे में जानते हो कि हाँ, बोले साहब जी ग्वालियर और सारी बातें पता कहानी। पर किसका, किसके साथ में साथ ये मिलाकर के संगठन बनाया गया, किसके साथ में कौन सहयोगी, क्या कैसा है, इन पर क्वेश्चन आता है। ये आपको अप्रोच के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो साहब जी सिल्क टेक पार्क वगैरह कब क्या है? बोले अक्टूबर 2023। ठीक, तो आप डेट से भी मैच कर पा रहे हो। करंट अफेयर्स भी आपको उसके साथ में मिलेगा। कौन सा वाला? पार्ट बी वाले सेक्शन को लेकर के। तो ये कुछ अप्रोच होने वाली है, और भी बिंदु हैं, सारी बातें बता पाना एक स्थान पर संभव नहीं है। ठीक, पॉइंट्स वगैरह को अपन ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपसे। बोले श्री दिलीप जायसवाल कौन है? बनना चाहिए अपन को। ठीक, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं।
ओएनडीसी क्या है पूछ लिया जाएगा। भारत का, मध्य प्रदेश का, दोनों संदर्भ में अपन देखें। 3 जनवरी 2024 खुद का स्वदेशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए है साहब? इसके लिए ही है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स करके है साहब जी। इसका है बोले कुटीर एवं ग्रामोद्योग। अब बताओ क्यों नहीं पूछेगा आपसे? कहाँ ढूंढोगे सिलेबस में? तो इसलिए मत हो परेशान, ढूंढ लिए ना। जो जो बता रहे हैं सबसे पहले आप वो तैयार कर लो। जो नोट्स आपको ये देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं, मार्च में देंगे, ठीक है? ये पढ़ते चले जाइए। जो रेगुलर क्लास वाले बच्चे हैं उनको मिलता चला जाएगा अभी। बाकी जिनको केवल नोट्स चाहिए वो मार्च में देने वाले हैं, पहले से एडवांस में जान लीजिए इस बात को, ठीक है? मिड मार्च के आसपास में देने वाले हैं। थोड़ी बहुत शायद जल्दी भी हो जाए, थोड़ा सा लेट भी हो जाए, जिनको केवल और केवल क्या चाहिए? नोट्स। जबकि बाकी को मिलता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप। क्लास में टॉपिक होते चले जाएंगे, देते चले जाते हैं, ठीक है? ये चीजें आपको दी हुई है, पढ़ेंगे अपन, एक एक चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। वापस आ जाते हैं तो आपने एक झलक देख ली होगी, कंटेंट को लेकर एक अनुमान लगा पा रहे होंगे क्या कहता दिया हुआ। आप वापस आते हैं सिलेबस पर, क्योंकि आप इसको बनाने बैठ जाओगे ना तो मान के चलो कि जून जुलाई अगस्त तक अपन बनाते रह जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट बी, सिलेबस, ठीक। एक एक टॉपिक को एनालाइज करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। अभी हमने सिर्फ इसके बारे में बात करी, 1.1 पर बात की है, 1.2 पर आई नहीं है अभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई है, अभी इसका नोट्स भी आपको नहीं दिखाया है, ठीक है? अभी सिर्फ इतने पर बात करी, इतने में आपने 10 मिनट में पिछले समझ गए होंगे कि क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है पढ़ने के लिए, ठीक। और इसके साथ में जो क्लास में होगा वो तो बात ही निराली होने वाली है। प्रयास अपना ये रहेगा, आप मन लगा के पढ़ना, क्लास और भी मन लगाने लायक हो जाएगी, पढ़ने में अच्छा इंटरेस्ट लोगे, पढ़ाने में इंटरेस्ट आने वाला है आप, है ना? दोनों फैसिलिटीज है। इंटरेस्ट लेने का मतलब ये है, चाहे लाइव अटेंड करके कर रहे हो, चाहे आप बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो, जो चीजें तौर तरीके बता रहा हूँ बस उनको फॉलो करना, ये ज्यादा जरूरी है। पहली प्राथमिकता। कई बार क्या होता कि आधी से इलाज अपन ने किसी डॉक्टर से करा लिया, प्रोफेशनल से, और आधा से इलाज अपन खुद ही कर रहे हैं, तो संकटग्रस्त स्थिति बनाता है वो। उससे थोड़ी सा बचिएगा, पढ़िएगा आपको जो जो पढ़ना है, बाद में पढ़िएगा। अभी आपको वैसे ही हम इतना कुछ देंगे, आप इतना निपटा लो, यही बहुत है, ठीक। और वो कितना रिलेवेंट है, काम का नहीं है कि नहीं है काम का, उसकी झलक के लिए ही आपको भी ये नोट्स दिखाया गया है, ठीक है? चलो, तो इसकी स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं। ढांचा उद्देश्य कार्यक्रम वाली बात करके कही अपन ने। मध्य प्रदेश में परंपरागत हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बहुत विशाल का टॉपिक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल में जितना पुराना से आप उठा सकते हो उतने में आपको इसका हिस्टोरिकल एक एविडेंस मिल जाएगा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मिल जाएगा, और किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं उसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। एमपी पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 या 22 का क्वेश्चन था कि मध्यकाल में मध्य प्रदेश का छींट वस्त्र के उत्पादन के लिए कौन सा शहर विश्व विख्यात हुआ करता था? ऐसा करके एक क्वेश्चन आया हुआ था। 4 ऑप्शन दिए थे, बोले साहब जी बुरहानपुर था, उज्जैन था, सिरोंज था, विदिशा था, ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक। दैट इज सिरोंज, विश्व विख्यात था वो शहर। क्वेश्चन आया था, पुराना हो गया। अब इस पर इसी की अगली स्टेज पूछी जाएगी, सिरोंज तथा उसके छींट वस्त्रों के बारे में इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से किस विदेशी यात्री ने भूरी भूरी प्रशंसा की है? उस विदेशी यात्री का, फॉरेन ट्रैवलर का क्या नाम है, या उसने अपनी किस पुस्तक में की है? देखो, उसी की अगली स्टेप इनका डेप्थ में क्वेश्चन प्रिपेयर आपको रखना पड़ेगा, ठीक। एंशिएंट एरा के बारे में बात कर ले, गुप्त काल के बारे में बात कर ले, मिलती है आपको जानकारी साथ में, सदैव से मिलती है। कौन सा क्या बेल्ट रहा, बोले गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो, या हमेशा से कपास के लिए जाने जाते रहे, तो हथकरघा और हस्तशिल्प आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां पर साथी। हथकरघा में ही इतना आ जाएगा, अभी हस्तशिल्प तो और आगे की कहानी सर, ठीक।
उज्जैन हो गया आपका क्षेत्र, चंदेरी हो गया आपका, बहुत सारे ऐसे हैं साहब, चंदेरी की साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ, बहुत सारे बेल्ट्स बनाते हैं। आपको अलग से यहाँ पर नाम दिए, पर वो क्या है, वो उदाहरण के तौर पर दिए, ज़रूरी नहीं केवल इनमें से बस पूछा जाए। महेश्वर दिया खरगोन, आपको चंदेरी दिया वो अशोकनगर का, सौंसर यानी छिंदवाड़ा वाला दिया, कहाँ के कौन से क्या वस्त्र हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। बाद में सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ था जी, एक जिला एक उत्पाद, उसके साथ में लिंक अप करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कैसा क्या वो होगी चीज़ें, वो बताएँगे आपको, कराएँगे तो। मेहंदीवाड़ा, बहुतों ने नाम नहीं सुना होगा, जो यहाँ के लोकल उनने सुना पढ़ा होगा, बोले बहुत मामूली तौर पर जानते हैं। और बाकी जो जीएस किताबों के तौर पर पढ़ रहे हो, वो नहीं जानते हो, आपको तैयार करना पड़ेगा। ये काहे के लिए, कौन से वस्त्रों के लिए, ये किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, ये किस चीज़ों के लिए जाना जाता है, ये पूछ लिया जाएगा। बाँस शिल्प दिया है आपको, शिल्प के संदर्भ में, पूरा पढ़ना पड़ेगा। गुड़िया शिल्प साहब, मतलब ये गुड़िया शिल्प के लिए भी पद्मश्री वगैरह आपने दिया है साहब जी, दंपति महोदय महोदय को, ठीक है? दोनों को ही दिया गया, तो पूछ लिया जाएगा इस पर क्वेश्चन, तो करंट के साथ में आप अपडेट करके पढ़ेंगे इन चीज़ों को। पत्ता शिल्प क्या है, कहाँ का फेमस है, मिट्टी शिल्प, प्रस्तर शिल्प पत्थर वाला, धातु शिल्प चमड़े वाला, टेराकोटा, छीपा शिल्प कला या छीपा कला, कई बार आ चुका है एग्जाम में, प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल अपन को एक जगह चाहिए, ठीक है, और डेप्थ में चाहिए। पुराने पैटर्न में केवल उथले उथले वाला काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश रंगाई छपाई उद्योग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साहब जी, हमेशा से जाना जाता है, ठीक। मध्य प्रदेश का बाग प्रिंट करके दिया है आपको, धार वाला। इस पर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, तो हालांकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन आप उसको कह सकते हैं, पूरे विश्व में वस्त्रों की रंगाई के लिए भारत विश्व विख्यात था, इसमें कोई दो बात नहीं है, ठीक। अब जो छपाई होती है वस्त्रों में, वो होती है रासायनिक रंगों से, ठीक। तो रासायनिक रंगों की खोज कब हुई, बोले सर वर्ल्ड वॉर वन में हुई। बोले ईयर बताइए, ठीक। तो बोले सर 1915-16 में। कहाँ पर हुई, किस देश में हुई, बोले सर जर्मनी में हुई। जो 3 से 4 बातें कही, इन 4 क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बोले साहब रासायनिक वाला आ गया, ठीक। मध्य प्रदेश तथा भारत अपने परंपरागत उसके लिए जाना जाता है। बोले साहब जब रासायनिक रंग नहीं थे, तब काहे से होती थी प्रिंटिंग, कलरिंग कैसे होती थी, बोले साहब वो इंडिया वाले बता सकते हैं, तो बड़े राज की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो उनमें से एक बहुत ही खास उत्पाद हुआ करता था, नील। क्या था, दैट इज नील। नील की खेती होती थी, नील उगाते थे अपन, और उससे अपन आप रंगाई वगैरह करते थे। नील आंदोलन तक आपने पढ़ा होगा, 1860 वाला, पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। चंपारण सत्याग्रह वगैरह अपन ने पढ़ा होगा, तिनकटिया पद्धति पढ़ा होगा, है ना। तो इनमें से एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, या 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस टाइप से आ सकते हैं। बोले सर कि नील उत्पादन के लिए भारत के सबसे फेमस, विश्व प्रसिद्ध 2 प्लेस के नाम बताइए। एक का नाम था बयाना, दूसरे का नाम था सरखेज। बोले कहाँ पर क्या स्थित है, ये दोनों अलग अलग राज्य हैं सभी, बताइए कहाँ पर। मध्य प्रदेश का उनसे क्या लेना देना, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट होने वाला वो था कि नील आंदोलन पर बात कर लो, 1860 वाले को, 1859 या 60, जो भी आप कहना चाहें। वहां पर एक बहुत ही खास प्रकार से अंग्रेज निलहों के द्वारा, सरकारी जमीन पर नहीं, उनकी प्राइवेट जमीन पर, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर जमीन खरीदी, सरकारी जमीन नहीं, इसलिए कंपनी की जमीन की बात नहीं हो रही है, महारानी विक्टोरिया वाली जमीन की बात नहीं हो रही है, सरकारी जमीन की बात नहीं। अंग्रेज व्यक्तियों ने प्राइवेटली या अपने व्यक्तिगत तौर पर वो जमीन खरीदी, जमींदार हो गए, वहां पर अपने खर्च पर खेती करवाते थे यहाँ के भारतीय लोगों से। उस जमीन को क्या कहा जाता था, पॉइंट नंबर 1, या कौन सी पद्धति भू अधिकार पद्धति कहलाती थी, दैट इज निजबत, ठीक, पूछेगा। दूसरा पॉइंट ये था, अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने का अधिकार कब से मिला, किस अधिनियम के तहत मिला, किस वर्ष में मिला, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। बोले 1813 का अधिनियम था, 1833 का था, 1844 का कोई विशेष अधिनियम था, 1853 का कोई विशेष अधिनियम था, कुछ क्या कहता था, पूछ दिया जाएगा। तो ये उसके बैकग्राउंड सराउंडिंग क्वेश्चन होंगे। किस टॉपिक पर बात हो रही है, बोले साहब जी परंपरागत, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बस पर बात हो रही है साहब, छपाई बस पर बात हो रही है। अब आप उसको चाहे इससे जोड़ दो, चाहे इससे जोड़ दो, चाहे जहां से जोड़ दो,
अगर टफ क्वेश्चन पेपर आए तो कुछ इस प्रकार से होगा, तो सारे पहलुओं को तैयार करेंगे। टफ क्वेश्चन पेपर का मतलब है कि 100 में से 40 क्वेश्चन टफ होंगे या 40% सेक्शन टफ होगा, बाकी तो 60% जो होगा वो एवरेज वाला होगा। सब पढ़ने वाले पढ़ के जाते हैं, उनसे बनता है। यही वजह बोले 60 65 70 के आसपास स्कोर बना लेते हैं। और कट ऑफ आप देख रहे हैं लगातार किस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, कुछ इस सिनेरियो में हमको पढ़ना है, इस बात को आप समझिए, उसकी डेप्थ को समझिए। ठीक, अभी क्या संकट है, अभी संकट ये बोले सर कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, तो जितना उथला उथला मिल जाए आपको लग रहा है वही बस पर्याप्त होगा, नहीं। जो हम बता रहे हैं उसको बहुत गौर से सुनिए, समझने का प्रयास करिए, बाकी आगे आपकी स्वेच्छा की बात है। एक जगह एक उत्पाद बोले ये तो करंट वारंट में अपन बना लेंगे, बहुत डायनामिक वे में आएगा। और यदि आपको स्कोर करना है बाकी लोगों से ज्यादा, तो डायनामिक वे में तैयार करना पड़ेगा आपको। जो अप्रोच हम बताएंगे उस पर प्रिपेयर करिएगा। निष्ठा दिया है साहब, आचार संहिता दिया है, जन सहभागिता दिया है, जन शिकायतों का निवारण। कई तो यही पूछेंगे बोले यहाँ क्यों दिया इस यूनिट में, अब दिया है तो दिया है साहब, आपको दी गई समस्या, आपको समाधान करना है, अधिकारी बनना है तो करेंगे। लोकपाल है, सीएम हेल्पलाइन है, तो ऐड कर दिया गया उसको उठा करके सूचना का अधिकार, बोले इसमें फिर भी अपन प्रिपेयर है, बट इसको डेप्थ में हम जो देंगे कंटेंट उसे पढ़ लीजिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए, भले आपने पहले कितनी बार पढ़ा हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम पर अभी क्वेश्चन आया था 2022 पीएससी प्री में, 23 वाले में आया था, इतना टफ क्वेश्चन था 2022 वाले में। आरटीआई एक्ट नहीं बन पा रहा था, बोले साहब कहाँ क्या कौन सी कैसी क्या धारा वगैरह। यूनिट नंबर 1 थी अभी तक, विशाल का यूनिट है यूनिट नंबर 1, पहले ही जान लें। यूनिट नंबर 2 है मध्य प्रदेश में जनजातीय शिल्प, काफी डेप्थ में क्वेश्चन आने लग गए हैं। और जैसा कि कई चीजें कंटेंट वगैरह बोले जितना पढ़ के गए थे, बोले जनजातीय शिल्प कला इत्यादि वगैरह के बारे में, परंपराओं के बारे में, बोले वही नहीं आया, सिर्फ जो उतना शब्द नहीं दिया था सिर्फ वो आया। पूरी पूरी किताब पढ़ के गए, रट्टा मार के गए एक एक चीज को, तब उसमें से नहीं आया, सिर्फ एक वर्ड बस वो गायब था या आधा सा दिया हुआ था, बोले वो आया। फॉर एग्जाम्पल चाहे मौनी डांस की बात हो, प्रीलिम्स परीक्षा 23 का हो, चाहे जनजाति में बात करें तो नोहरा डोरा कला, ये क्वेश्चन आया था। ठीक, तो कब कितने बार कहाँ पर आपने उसको फाइंड आउट कर पाए, तो इन बातों को समझिए। और ऐसे क्वेश्चन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उस लेवल पर हमको तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो जनजाति शिल्प डेप्थ में प्रिपेयर करना पड़ेगा। इनके लिए बनाई गई, भारत सरकार द्वारा बनाई गई कौन सी बॉडी है, मध्य प्रदेश शासन वाली कौन सी बॉडी, कब क्या बना है, किसका क्या कैसा है, स्ट्रक्चर वगैरह बनना चाहिए। स्टार्टअप क्या है साहब, स्टार्टअप स्टैंड अप योजना इत्यादि जनजातियों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित साहब, उस विशेष वर्ग से संबंधित करंट अफेयर्स का भी क्या लॉन्च पढ़ेंगे। स्व सहायता SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हथकरघा हस्तशिल्प में उसकी क्या कैसी भूमिका है, कौन सा जिला अभी सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, पुरस्कृत किया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, पूछे। ठीक है, क्या क्या समस्या बोले निबंधात्मक बना दोगे। विपणन आधुनिक तरीके विदेश बाजार, ठीक है, फिर भी आउटरीच वगैरह को लेकर WTO प्लस हमारे यहाँ पर क्या कैसे मानदंड है बताएंगे साथ में, जिनको लेकर के हमेशा विवाद भी होता रहा, बहुत सारी चीजें होती है। यूनिट नंबर 2, जब उसको इस तरह से टुकड़े टुकड़े में जो हम बता रहे हैं आप उसको एनालाइज करोगे तब आप समझ पा रहे होगे कि साहब कितना घुसना है उसमें। नॉर्मली अभी देख रहे हो तो ऐसे ही ऐसा लगता है, पर ऐसे ही में नहीं सर, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो करने वाले हैं हम लोग आपके साथ में, पूरी पूरी हमारी टीम, उसकी एक झलक दिखला रहे हैं आपको इस पर। ठीक है, और उस पर पहले से एडवांस में जान लो, 50 क्वेश्चन आपको जो इस पर आने वाले हैं स्कोर करना पड़ेगा आप 40 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आपको इस पर। ठीक है, क्योंकि भले ही कॉम्पिटिशन कम हो बट पोस्टें भी कम है। योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं, कुछ तो सीधे सीधे नाम दिए हुए हैं आपको, बट एक जगह नहीं मिलेगा, इसके अलावा जरूरी नहीं कि इतने ही आए, अलग से भी आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। श्रमिक संगठन, उनके उद्देश्य महत्व, अभी असंगठित क्षेत्र वगैरह उसको लेकर के शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, पोर्टल लॉन्च किया गया है ना, नया कार्यक्रम उनको लेकर के आया हुआ है, कितने क्या अभी उस पर रजिस्टर किए गए हैं उनके पोर्टल पर, पूछ लेकर रिकॉर्ड रहा है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इनऑर्गेनाइज सेक्टर वगैरह पढ़ने वाले हैं, पर उसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में डेटा आपको चाहिए होगा। ठीक है, हस्तशिल्प के भौगोलिक GI टैग वगैरह ठीक है फिर भी बना लेंगे, बट इसके
मूलभूत प्रावधान कब का क्या कैसा अधिनियम है, भारत का पेटेंट अधिनियम क्या है, जीआई टैग के लिए कौन सा एक्ट कहलाता है, किस वर्ष में हुआ था, कहाँ उसके तहत पंजीकृत कराना चाहिए, क्या उसकी शर्तें होती हैं, कितनी फीस होती है। ठीक है, तो इस तरह से करके क्वेश्चन होने वाले हैं। बना दिया है नोट्स, मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हथकरघा हस्तशिल्प उद्योग कार्य श्रमिकों की सुरक्षा उपाय समस्याओं कानूनी प्रावधान इत्यादि वगैरह। ठीक है, कानूनी प्रावधान अपने आप में लंबी कहानी है, देखेंगे। यूनिट नंबर 4 वित्तीय प्रबंधन, फिर भी इसको थोड़ी बहुत आसान कह सकते हो। बोले हाँ, ऑडिटिंग दिया हो, वार्षिक प्रतिवेदन, और अप्रोच अलग है। डीपीआर क्या है, लोकरण क्या है, अनुदान देने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इनको क्वेश्चन पूछेगा। ये एक्ट दिया है आपको, इसका अमेंडमेंट आ चुका है, विशालता है अपने आप में एक्ट का, पूछा जाएगा इसका क्वेश्चन। वित्तीय प्रबंधन, बजट निर्माण, फिर भी परिचित होने वाले। कंपैरेटिवली जिन्होंने जीएस थोड़ी बहुत पढ़ा हो उनके लिए आसान है, और जिन्होंने पीएससी वगैरह की तैयारी की उनके लिए आसान है। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने पीएससी से पाला नहीं पड़ा है, नाता नहीं रहा है, मान के चलो कि इस वाले सेक्शन में वो विद्यार्थी अधिक स्कोर करने का प्रयास करेंगे, अतः आपको इसमें और डेप्थ में देखना पड़ेगा। यदि आप पीएससी के नहीं हैं, पीएससी का अनुभव नहीं है, दिया नहीं है, तो डेप्थ में तैयार करके यहाँ पर भी आपको स्कोर करना पड़ेगा। थोड़ी सी टेढ़ी खीर होगी उनके लिए जो उस बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक, हम करवाएंगे, प्रयास करेंगे, आप मेहनत करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनिट नंबर 5 ग्रामीण हस्तशिल्प के विविध आयाम। अलग ही हेडिंग है उसकी, अलग ही वे करके आपको दिया हुआ है। इन सब में नंबरिंग वगैरह मिलेगी आपको नए वाले सिलेबस में। ठीक है, देंगे आपको 5.1 5.2 5.3 इस तरह करके मिलने वाला है आपको। ठीक है, हस्तशिल्प हथकरघा के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान कौन कौन से हैं, इनको लेकर के कौन से क्या मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, कहाँ कहाँ के हाट बाजार अभी लगाया अपन ने। कौन सा वाला बताया अभी आपको, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वाला बताया ना। मध्य प्रदेश का कौन सा एम्पोरियम, बोले साहब जी मृगनयनी, करंट में आपने देखा। बोले साहब आंध्र प्रदेश के किस एम्पोरियम के साथ में पार्टनरशिप के तहत उसको लॉन्च किया है। बोले साहब जी लेपाक्षी। बोले लेपाक्षी क्षेत्र कहाँ, बोले आंध्र प्रदेश, किस चीज के लिए जाना जाता है, हिस्टोरिकल। बोले सर जी वो पेंटिंग वगैरह को लेकर, किस धर्म से संबंधित, बोले साहब जी जैनिज्म से संबंधित, प्रिंटिंग कला, पूछ दिया जाएगा। ठीक, बात करेंगे उस पर। अपने आप में लेपाक्षी विशाल का टॉपिक है, सच बात है ये तो। हाट बाजार जो अभी आपको बताया था, हथकरघा हस्तशिल्प कौन सी प्रादेशिक संस्थाएं हैं उनके बारे में, पूरे मृगनयनी एम्पोरियम, खादी ग्राम उद्योग के बारे में, विंध्य वैली के बारे में पढ़ेंगे अपन। प्लस शिल्पकारों का व्यक्तित्व, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो ये है सिलेबस जो अपन पढ़ने वाले हैं। किस एंगल पर पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बताया, किस वे में आपका नोट्स होगा वो चीजें आपको बताई। ये बिल्कुल फर्स्ट और बेसिक क्लास है, जिस पर अपन ने केवल चर्चाएं करी। सारी बातों का सार ये है, टफ पेपर भी आएगा तो अपन को यहाँ 40+ चाहिए। इजी आ जाएगा तो और जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, पर अगर टफ पेपर भी आ रहा है तो 40 से नीचे अपन को नहीं रहना है एनी हाउ। यहाँ पर वहां पर भी 35+ ही होने वाला है, प्रयास ये होगा इजी आ जाए तो वहां भी 40 45 आसपास पहुंच सकता है। डिपेंड करेगा कैसा क्या पेपर है, बट एक मोटे तौर पर जिस तरह से अभी रहा है सिनेरियो, वो यही होगा कि 75 से 80 कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए, तब आप लिस्ट में हैं। ठीक, यानी क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना होना चाहिए, तब आप लाइन में हैं, काउंटेबल हैं आगे के लिए। इससे नीचे के लिए अभी सोच रहे हैं तो फिर संकटजनक स्थिति है, भगवान जाने, जैसा भी हो कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है, इनको अपन पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ने वाले हैं, कंटेंट भी आपको देने वाले हैं। क्लास में पहले पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ आपको कंटेंट देंगे ताकि आप पढ़ सकें। प्रयास ये करेंगे या देख लेंगे इकट्ठा दे देंगे, यूनिट वाइज वाला इकट्ठा दे देंगे, जो भी उचित लगेगा। ठीक है, जैसा भी अब प्लानिंग हो आगे उस टाइप से करेंगे आप। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था सिलेबस को लेकर के, उसका एनालाइज था अपन ने किया, पार्ट ए पार्ट बी वाले सेक्शन को लेकर। कुछ चिंताएं थी, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ क्वारीज थी नोट्स वगैरह को लेकर के, बैच में क्या पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, ऐसा क्या पढ़ा दे हुए भैया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, झलक कुछ तो मिल गई होगी। ठीक है,
नोट्स में ऐसा क्या कैसा रहने वाला है, झलक कुछ तो मिल गई होगी आपको। पूरा का पूरा एक जगह पर बता पाना संभव नहीं है। तो ये आपके एक हिंट के लिए, आगे कैसी रूपरेखा होने वाली है, किस वे में अपन वर्क करने वाले हैं, उसके लिए वाला वीडियो आपको दिया जा रहा है। इससे आप अपनी अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म कर लीजिए, अपनी अपनी कैटेगरी के सापेक्ष थोड़ी सा चीज़ों को देख लीजिए, बैकग्राउंड के सिनेरियो देख लीजिए। ठीक, मेरे ख्याल से ये एग्जाम काफ़ी अच्छा क्यों भी होने वाला है, क्योंकि पार्ट बी में मैक्सिमम लोग बिल्कुल बोले साहब बिगिनिंग सबकी एक ही सी है कहानी, पार्ट बी वाले सेक्शन में। पार्ट ए में थोड़ी सा एमपीपीएससी जिन्होंने पहले पढ़ा है, तैयार किया, उसके लिए ठीक है। बट अगर उस चीज़ को भी करना है अपन को, जो हम बता रहे हैं, जिस वे में हमने पढ़ाया हुआ है, उससे आप तैयार करो, तो आपने कभी ना दिया हो एमपीपीएससी, बोले एक बार नहीं भरा था, कब भी नहीं दिया, तो भी आपको इतना प्रिपेयर करा दिया जाएगा एमपीजीएस वाले उन पारों की 5 यूनिट को, बोले साहब आप बराबरी पर बल्कि आगे आकर खड़े हो जाओगे। इतना हम प्रयास करेंगे, इतना कुछ आपको बता देंगे, जो एमपीजीएस वाला सेक्शन जिन्होंने 2 4 5 साल में तैयार किया होगा, वो पूरा पूरा कंटेंट आपको कुछ महीनों में तैयार करवा देंगे। ये रहेगा मेरा प्रयास। और पार्ट बी तो कोई बात ही नहीं, वो तो अब स्टार्ट हो ही चुका है। ठीक है, तो ये अपनी रूपरेखा होने वाली है, रणनीति होने वाली है, काम करने का तरीका होने वाला है, पढ़ने पढ़ाने की पद्धति होने वाली है, नोट्स को लेकर ये चीज़ें अपनी होने वाली है। ठीक है, कल से अपन पढ़ेंगे किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक यूनिट नंबर 1 ही होगा, यूनिट नंबर 1 का भी 1 नंबर का टॉपिक ही होगा। उससे रिलेवेंट क्या-क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है, कौन से आपको ध्यान रखना चाहिए, किनको पढ़ के यूँ ही निकल जाना चाहिए, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। उसके साथ-साथ और क्या-क्या जानना ज़रूरी है जो सिलेबस में दिया है अथवा नहीं दिया है, उस सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा अगली कक्षा में आपसे मिलकर करने वाले हैं। ठीक, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।